खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी नजरअंदाजी के कारण ये सोच बैठी कि वो लोग जीत रहे हैं। वो शोकेस में नाकामयाबी के मजे लेने गए थे, ओबेरॉय एम्पायर को नीचा दिखाने के लिए। नंदिनी ने तो ओबेरॉय एम्पायर को कमजोर दिखाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाए, पर ये एक परफेक्ट एंडिंग थी, एक ऐसा करारा तमाचा जो कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा। अब जब ओबेरॉय एम्पायर की सच्चाई सबके सामने आ गई थी, तो जो सारी चीजें खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पहले की थी वो अब सब मजाक बनकर रह गई थी। बात यह थी कि नंदिनी वहां खुद शौक देने आई थी, पर खुद हैरान हो गई। अब खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की जिंदगी ओबेरॉय एम्पायर के हाथ में थी और वो पेशेवर एक शौक की बात थी। नंदिनी खुद को पछतावे से कोस रही होगी, कुछ भी कह लो, पर भीड़ खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की इस तरीके की एंडिंग पर हंसना चाहती थी। हालांकि वो दूसरों के दुख में मजे नहीं लेने वाले थे और ना ही जले पर नमक छिड़कने वाले थे। सीईओ नंदिनी ओबेरॉय एम्पायर का एजेंट बनना एक शौक है ना? फ्यूचर में हम सबको खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी इनके साथ कोऑपरेट करना होगा। मुझे याद है खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की मेन डायमंड सप्लाई केन्या से ही आती थी, है ना? खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेन प्रोडक्ट भी डायमंड ज्वेलरी है। और तो और मुझे पता है खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज मार्केट में अपनी ज्वेलरी हॉट केक्स की तरह बेचती है। हालांकि बिना डायमंड्स के तो इनका बिजनेस 60 से 70% गिर जाएगा। ये सब सच था, और ऊपर से जैसे ही खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना डायमंड ज्वेलरी पर मेन स्टेक होएगा तो वो एक बिना डायमंड्स के ताज की तरह हो जाएगा, एक खाली फ्रेम रह जाएगा। आज की इस हाई कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में आगे क्या होने वाला था वो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। दूसरे शब्दों में कहें तो अब खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज का एंड जल्द होने वाला था। ये ज्वेलरी शायद नंदिनी को अंदर से गुस्सा दिला रही होंगी, पर ये अनअवॉइडेबल था क्योंकि नंदिनी इस इंडस्ट्री की रानी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन कंपनीज को अभी उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ था, और जब मौका मिला तो इन लोगों ने खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही नीचे गिराने में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्हें खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को खत्म करने की पूरी कोशिश करनी थी ताकि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की बर्बादी में वो अपना बड़े से बड़ा फायदा उठा सके। उनकी ताने भरी बातें सुनकर नंदिनी के होश उड़ गए थे। वो उन्हें जान से मारने तक के लिए तैयार थे। जो टीम वो खुद के साथ लाई थी वो भी गुस्से से भरी थी, पर वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। नंदिनी घबराई हुई दिख रही थी। कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने अंदर का गुस्सा छुपा नहीं सकती थी। उसे पता था कि ओबेरॉय एम्पायर जरूर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को मुश्किलों में खड़ा कर देगी, जैसा उसने सोचा था। तान्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, और नंदिनी, इतना शौक काफी है तुम्हारे लिए? नंदिनी काफी गुस्से से भरी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से सूज रहा था और वो और कुछ नहीं, बस इस सिचुएशन से अपने बचे हुए पेशेंस के साथ मुस्कुराते हुए बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन तान्या का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उसके लिए इतना छोटा तमाचा भी काफी नहीं था। उसने नंदिनी की तरफ धीरे से चलना शुरू किया और उसके पास आकर उससे बोली, अगर तुम्हें लगता है कि इतना शौक काफी नहीं है तो मेरे पास और कुछ भी है, और मैं गारंटी देती हूँ कि ये इस रात को ऐसी रात बना देगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तान्या ओबेरॉय, तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई। मैं नहीं मानती कि तुम में मुझे कुछ करने की हिम्मत भी है। हम खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया के सबसे बड़े डायमंड बायर हैं। केन्या ओबेरॉय एम्पायर को अपना मनचाहा काम करने की इजाजत नहीं देगी। नंदिनी ने कपकपाती हुई आवाज में अपना कंपोजर मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। ये कहने के बाद उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ये सही है, वो तुम्हें क्रूरता से मार्केट का एलोकेशन डिसाइड करने की इजाजत नहीं देंगे। तान्या अचानक हंसी, फिर उसने नंदिनी को गुस्से से घूरते हुए देखा। नंदिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार ये कमीशन डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ो, खास करके तीसरा क्लॉज, फिर देखते हैं कि तुम ये सेम चीज कह पाती हो या नहीं। नंदिनी के दिल की धड़कनें एक बार के लिए तो रुक गईं और अपने कांपते हाथों से उसने डॉक्यूमेंट लिया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तीसरे क्लॉज में लिखा था कि ओबेरॉय एम्पायर के पास इंपोर्ट का पूरा कंट्रोल है। दूसरे शब्दों में, कीनिया को कमीशन देने के बाद वो जैसे चाहे वैसे मटेरियल डिवाइड कर सकते हैं। ओबेरॉय एम्पायर जिसे चाहे उसे डायमंड दे सकते हैं, और अगर वो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को कुछ नहीं देना चाहते तो वो वैसा भी कर सकते हैं। नंदिनी पूरी तरीके से हिल चुकी थी। ये किस तरीके का ट्रेड क्लॉज है? ये तो मार्केट मोनोपोली है। हालांकि ये ट्रेड कमीशन कीनिया ने दी थी, इसलिए खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन कीनिया ओबेरॉय एम्पायर को इतनी पावर क्यों देगी?
ये इम्पॉसिबल था। नंदिनी का चेहरा फिर से पीला हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, तान्या की फिर से आवाज आई, आज से जो कॉरपोरेशन खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी से खुद को दूर रखेगी वो अब रॉय एम्पायर की दोस्त होगी, और जो अभी भी खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ रहेगी वो अब रॉय एम्पायर की दुश्मन होगी। तान्या ने पूरी अथॉरिटी के साथ अनाउंस किया। नंदिनी ने तान्या को स्टेज पर देखने के लिए अपना सर उठाया। उसे लगा कि जैसे उसे कोई बिजली का झटका लगा हो। वो कपूर फैमिली की सबसे जवान लड़की थी। उसने कभी ऐसी बेइज्जती पहले नहीं सही थी। नंदिनी कपूर गुस्से से कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि वो तान्या का मर्डर कर दे। दोनों की एक जैसी फीलिंग्स थी। तान्या भी चाहती थी कि वो नंदिनी और पूरी कपूर फैमिली को खत्म कर दे। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की लोग सुनिए, मेरे पास खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के 10% शेयर्स हैं। एक शेयर होल्डर के नाते मैं दिल्ली में शेयर होल्डर मीटिंग रखने की रिक्वेस्ट करती हूँ और नंदिनी को सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए वोट्स की डिमांड करती हूँ। अगर ये रूल पास नहीं हुआ तो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी सिर्फ अपने खत्म होने का इंतजार कर सकती है। नंदिनी कपूर कुछ कदम पीछे हो गई। वहां हर कोई हैरान था। तान्या के इस अनाउंसमेंट ने उसकी रूथलेसनेस दिखा दी थी। नंदिनी दीवार के सहारे खड़ी होकर हैरान हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि तान्या इतनी आगे चली जाएगी। क्या उसे ये सिर्फ इसलिए करना था क्योंकि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ओबरॉय एम्पायर की इंसल्ट की थी? जूलर्स के सारे ग्रुप्स डरे हुए थे। उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि एटलीस्ट वो लोग ओबरॉय एम्पायर से नहीं लड़े थे। उन्हें लगा था कि आदित्य ओबरॉय के एक्सीडेंट के बाद ओबरॉय एम्पायर अपनी पावर खो बैठेगा, लेकिन अब उन्हें पता चला कि वो कितने बेवकूफ थे। ओबरॉय एम्पायर आज भी उतना ही पावरफुल और साथ ही डरावना भी था। ये औरत अपनी रथलेसनेस में आदित्य ओबरॉय को मात दे सकती थी। इस ज्वेलरी शोकेस के बाद ओबरॉय एम्पायर को नीचा दिखाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। आदित्य ओबरॉय के ना होने के बावजूद भी ओबरॉय एम्पायर को आसानी से नहीं हराया जा सकता क्योंकि उनके पास अभी भी तान्या आहूजा थी। और किसे पता था कि तान्या आहूजा के अलावा भी ओबरॉय फैमिली में और भी मॉन्स्टर छुपे हुए थे। वैसे भी तान्या के एक्शंस उसका खतरनाक इरादा दिखाई चुके थे। वो एक बड़ी कंपनी को अपने सामने झुका चुकी थी और जिनके ओबरॉय एम्पायर के प्रति गलत इंटेंशंस थे उनकी वो ऑलरेडी हिम्मत तोड़ चुकी थी। हालांकि तान्या को नंदिनी को पूरी तरह से बर्बाद करने का मौका मिल चुका था। नंदिनी, अगर तुम समझदार हो तो तुम अपना रेजिग्नेशन ही चाहोगे। बिल्कुल तुम्हारे पास ये स्पेशल राइट है, लेकिन हम देख लेंगे कि क्या करना है। अगर तुम मना कर देती हो तो तान्या ने बड़े आराम से सबके सामने उसे वार्न किया। जब कभी कपूर फैमिली से डील करने की बात आई थी तो वो एकदम रूड और अनकाइंड थे। तान्या आहूजा, नंदिनी अपनी सारी हदें भूल चुकी थी और वो पागल औरत की तरह चिल्लाने लगी, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हारे मुझे इस तरह से ट्रीट करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बस मेरी कपूर फैमिली के बदले का इंतजार करो, ठीक है? तुम? नंदिनी ने नहीं सोचा था कि तान्या उसके सामने इस तरीके से आएगी। वो बहुत लापरवाह हो चुकी थी। उसने खुद को शांत किया, इसका भी कोई ना कोई रास्ता होगा। हालांकि नंदिनी को एहसास हुआ कि जब तक ओबरॉय फैमिली अपनी काइंडनेस नहीं दिखाती उसके वापस आने का कोई चांस नहीं होगा। ओबरॉय एम्पायर का अपनी बात पर पूरा कंट्रोल था। अगर वो चाहती कि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी सरवाइव कर पाए तो उसे ओबरॉय एम्पायर से दया की भीख मांगनी होगी, लेकिन वो नामुमकिन था। वो अपनी कंपनी खोना भी नहीं चाहती थी। बिना खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो कुछ नहीं थी। नहीं, वो अपनी कंपनी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। इसे बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तान्या आहूजा, तुम बस रुको। नंदिनी वहां से जाने के लिए मुड़ी। वहां जिद करके टाइम बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं था। उसे जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना था। मेरी कपूर फैमिली बहुत पावरफुल है। तान्या आहूजा को नीचे गिराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तान्या ने नंदिनी को आवाज लगाई जब वो वहां से जा रही थी। नंदिनी कपूर, मेरी वार्निंग का याद रखना, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी जो मुझसे पंगा लेंगे। नंदिनी ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने खुद को ये कहकर शांत किया कि तान्या को जल्द ही उसकी सजा मिलेगी। तान्या को उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। तान्या को नंदिनी की उसके प्रति नफरत से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके प्रति नफरत इससे ज्यादा थी। वो ये देखकर जरूर करके दिखाएगी कि कपूर फैमिली को इसकी कीमत चुकानी पड़े। हालांकि एक ताकतवर दुश्मन से बदला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए
और पहला कदम सक्सेसफुल रहा, इसलिए अब कपूर फैमिली ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी। तान्या नंदिनी की पीठ को घूरने लगी। कपूर फैमिली का अंत आने ही वाला था। नंदिनी के जाने के बाद शोकेस का पर्पस भी खत्म हो चुका था। सारे ज्वेलर्स एक एक करके जा चुके थे। उन्हें जाकर स्टेटमेंट बनाना था कि उनका अब खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी से कोई नाता नहीं है। उन्हें नहीं लगता था कि तान्या की धमकी एक मजाक थी। अगर उन्होंने खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ नाता रखा तो ओबेरॉय एम्पायर उनको खत्म करने के पीछे बढ़ जाएगा। चीजें अब बदल गई थी। ओबेरॉय एम्पायर अब एक बहुत ही पावरफुल कंपनी थी। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को सपोर्ट करना सिर्फ उन्हें खतरे में ही डाल सकता था। और ऐसा नहीं था कि नंदिनी कपूर कोई साधु संत थी। जब वो टॉप पर थी तब उसने कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था और सबको अपने जूते चाटने पर मजबूर कर दिया था। वो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की नाकामयाबी पर खुश थे। ओबेरॉय एम्पायर के पास अब चमकने का मौका था, क्योंकि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की जगह किसी को तो लेनी ही थी। नंदिनी की उस शोकेस में बेइज्जती देखकर हर किसी को पता चल गया कि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्यूचर कैसा होगा। ये तो बस अभी तान्या के लिए एक नई शुरुआत थी। दीदी, ये बहुत ही शानदार था। नंदिनी कपूर इतने गुस्से में थी कि मुझे तो लग रहा था कि उसका सर फट जाएगा। एकदम शानदार। प्रखर ने उसे थम्स अप दिया और उसकी खूब तारीफ की। यहां तक कि समीर मोदी भी स्माइल कर रहा था। मिस आहूजा, मुझे नहीं लगता कि नंदिनी कपूर ऐसे ही जाने देगी। कपूर फैमिली भी बहुत एस्टेब्लिश्ड फैमिली है, आपको थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। तान्या ने सर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूं मिस्टर समीर मोदी, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, हम साथ हैं, है ना? समीर मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशी की बात है कि उन्होंने एकदम सही इंसान को सपोर्ट करने के लिए चुना। ये औरत सच में बहुत इंप्रेसिव है। शुरुआत में जब तान्या ने मोदी फैमिली के साथ कोलैबोरेशन के लिए कहा तो उन्होंने मना करना चाहा। उन्हें बिना खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओबेरॉय एम्पायर पर भरोसा नहीं था। लेकिन फिर तान्या ने जैसे तैसे करके अपने ब्रिलियंस और कीनिया के डायमंड कमीशन के प्रूफ से उन्हें कन्विंस किया और वो उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान गए थे। सबसे जरूरी चीज, मोदी फैमिली खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को सक्सेसफुल होने नहीं दे सकती थी। अगर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी सच में ओबेरॉय एम्पायर को खत्म कर देती तो उनका अगला टारगेट मोदी फैमिली ही होते। वो औरत नंदिनी कपूर बहुत ही एम्बिशियस थी और अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए ओबेरॉय एम्पायर को हराने के बाद वो मोदी फैमिली के पीछे लग जाती। इसलिए समीर मोदी का ओबेरॉय एम्पायर के साथ काम करना खुद को बचाने का एक तरीका भी था। इन सबके नतीजों को देखकर अब उसे लग रहा था कि उसका डिसीजन एकदम सही था। शुक्र है उसने ये शोकेस खुद जाकर अटेंड करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे नंदिनी कपूर की असली पर्सनैलिटी का पता चल गया था। अगर नंदिनी को मौका मिला तो वो मोदी फैमिली को नीचा गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मोदी फैमिली के बिजनेस और ट्रेड की दुनिया में सबके साथ अच्छे टर्म्स थे, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि इस चीज के कारण नंदिनी कपूर उन्हें टारगेट करने से रुकती। इसलिए वो शुक्रगुजार था कि ऐसी मुश्किल को हटाने में तान्या ने उसका साथ दिया था। समीर मोदी ने तान्या का एक बार और शुक्रिया किया। मिस आहूजा, अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज की मदद चाहिए तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाए तो। तान्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर समीर मोदी। होपफुली हम आगे भी ऐसे ही पूरे कॉर्पोरेशन के साथ काम करेंगे। समीर ने उससे हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये ट्रेड रिलेशनशिप हम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। शोकेस खत्म होने के बाद सारी ज्वेलरीज वापस भेज दी गई। समीर मोदी अपनी ज्वेलरी लेकर वहां से चला गया और बाकी की ज्वेलरी पहुंचाने का काम तान्या ने पुनीत और अजीत को सौंप दिया। वो बाकी की ज्वेलरीज इंटरपोल की मदद से कीनिया तक पहुंचा देंगे। तान्या को उन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने अपना पूरा फोकस आगे के प्लान पर लगा दिया था। हालांकि उससे पहले तान्या डॉक्टर खुराना से मिलने गई। जब से वो नंदिनी से निपटने में बिजी थी तब से वो आदित्य से नहीं मिली थी, लेकिन उस दिन वो उसे सब बताने वाली थी कि कैसे उसका बदला लेने का प्लान अब अच्छे से शुरू हो गया था। जल्द ही उन्होंने जो कुछ भी नुकसान उसे पहुंचाया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। जब तान्या डॉक्टर खुराना की मेडिकल बिल्डिंग में पहुंची तो उसने देखा कि वहां की सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी।
और डॉक्टर खुराना आदित्य को क्रिटिकल कंडीशन से निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर तान्या हैरान रह गई थी। 10 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस बेसमेंट लैब से हड़बड़ाहट में अंदर बाहर हो रहे थे। ये सब देखकर तान्या का दिल टूट गया था। प्रखर जो उस टाइम उसके साथ था, उसे डर था कि कहीं तान्या ये सब देखकर सदमे में ना आ जाए और बेहोश ना हो जाए। इसलिए वो जल्दी से तान्या को साइड में ले गया और उसे शांत किया। दी, आप चिंता मत करो, आदित्य जल्दी ठीक हो जाएंगे। तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस चुपचाप खड़ी रही। सिर्फ उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो वहां तब तक खड़े रहे जब तक उनके पैर सुन्न न पड़ गए। अचानक उन्होंने डॉक्टर खुराना को लैब से बाहर आते हुए देखा। डॉक्टर खुराना ने उन्हें देखा और थकान भरी आवाज में उनसे पूछा, आप कब आए? तान्या ने खुद का सवाल उठाते हुए कहा, वो अब कैसे हैं? वो अपनी खुद की आवाज से सरप्राइज हो गई थी। डॉक्टर खुराना की आंखों में उदासी थी। किसी कारण आज पहले उनके दिल की धड़कनें बंद हो गई थी और दिल ने काम करना बंद कर दिया था। थैंकफुली अब वो ठीक है और अब उनका हार्ट वापस नॉर्मल है। तान्या की आंखों में अचानक एक डर से आ गया जब डॉक्टर खुराना ने बताया कि आदित्य के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। तो तान्या जैसे बेहोश ही होने वाली थी, जबकि अब वो सेफ था, पर फिर भी वो थोड़ी घबराई हुई थी। हालांकि उसकी आवाज अब थोड़ी शांत थी। आपने कहा था ना कि आप उनकी कंडीशन मेंटेन करेंगे, फिर क्या हुआ? डॉक्टर खुराना ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे लगा था कि मशीन उनकी कंडीशन सही रख सकेगी, पर मैंने नहीं सोचा था कि उनकी कंडीशन बिगड़ेगी। आप जानती हैं कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। शुक्र है इनकी कंडीशन बिगड़ने के टाइम इनके आसपास कुछ लोग थे। ये अभी तो ठीक है ना, पर आगे का क्या? तान्या ने शांति से पूछा। वो बाहर से शायद नॉर्मल दिख रही हो, पर उसकी आंखों की चमक जा चुकी थी। डॉक्टर आहूजा ने इस बारे में सोचा और कहा, मैंने इस प्रॉब्लम को लेकर काफी देर सोचा। मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूं। ये सुनकर तान्या उनसे बोली, वो क्या है? एक मैकेनिकल हार्ट लगाना। दूसरे शब्दों में कहें तो हम इनके असली हार्ट के फंक्शन को बदलने के लिए थोड़े टाइम के लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट लगाएंगे। ये सुनकर तान्या और प्रखर दोनों चौंक गए थे। डॉक्टर खुराना को पता था कि उनकी बातें इन्हें बेतुकी लग रही थी, पर इनके पास यही एक आइडिया था। मैंने इस बारे में बहुत सालों पहले सोचा था और मैंने रिसर्च भी की है। हालांकि मुझे अभी भी इसमें सक्सेस चाहिए। अगर ये आइडिया अचानक भी सक्सेसफुल बन जाता है तभी मुझे डाउट होगा कि हम इसे यूज कर सकते हैं या नहीं, पर क्यों नहीं कर सकते? तान्या के इस सवाल का जवाब डॉक्टर खुराना ने दिया और कहा, इनकी बॉडी बहुत कमजोर है, मुझे इन्हें इनमें ऑपरेट करने की हिम्मत नहीं है। वाकई में आदित्य की बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी। ऐसे में कौन इतनी बड़ी सर्जरी करने की हिम्मत रखेगा, क्योंकि रिस्क तो बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर खुराना चाहे ये काम करे ना करे, आपको अपना बेस्ट देना ही होगा। तान्या इस नतीजे पर पहुंची, कोई मौका ना होने से बेहतर होता है। तान्या के इस कन्विक्शन से डॉक्टर खुराना सरप्राइज हो गए थे और उन पर उनकी बातों का असर भी हो रहा था। तभी उन्होंने कहा, आप सही कह रही हैं, मैं अपनी रिसर्च जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे डर है कि शायद मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। बताइए मुझे। तान्या को कोई हेजिटेशन नहीं। तभी डॉक्टर खुराना को एहसास हुआ कि तान्या के लिए उनकी एडमायरेशन बढ़ रही थी। ऐसी सिचुएशंस में भी उसने न सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखा, बल्कि अभी भी उसके पास डॉक्टर खुराना की मदद करने की हिम्मत बची थी। कोई और औरत होती तो वो कब तक टूट चुकी होती। डॉक्टर खुराना ने डायरेक्टली उससे कहा, आप डिजाइन्स बनाने की फील्ड में एक्सपर्ट हैं। मैंने मैकेनिकल हार्ट की डिजाइन बना ली है और मुझे एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाने में आपकी मदद चाहिए होगी, जैसा कि आपकी आर्टिफिशियल आर्म बनाने की कैपेबिलिटी से पता लगता है। अभी आप ही एक ऐसी इंसान है जो ये कर सकती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तान्या ने आसानी से प्रॉमिस कर दिया, आप जितना जल्दी हो सके मुझे डिजाइन से दीजिए। हालांकि मुझ में 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मैं इसे बनाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। डॉक्टर खुराना खुश हो गए थे। तान्या के कॉन्फिडेंस ने उन्हें एक छोटी सी उम्मीद दे दी थी। उन्होंने पूरे इमोशंस के साथ उससे कहा, मिस आहूजा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आप ह्यूमैनिटी के लिए एक और गिफ्ट दे देंगी। इस पर तान्या ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इन किसी भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस आदित्य को बचाना चाहती हूँ। वो सिर्फ आदित्य को बचाना चाहती थी, नाम और शोहरत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी डॉक्टर खुराना ने कहा, मुझे पता है, पर फिर भी मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ।
तान्या ने बात को बदलते हुए उनसे कहा, मैं थोड़ी देर के लिए आदित्य से मिलना चाहती हूँ। आप जाइए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। शायद आपकी आवाज उनमें जिंदा रहने की हिम्मत डाल दे। ये काम करेगा। ठीक है। तान्या अकेले लैब में गई। आदित्य की हालत अब भी वैसी ही थी। ट्यूब्स और डिवाइसेस से जुड़ी हुई उसकी बॉडी, उसका चेहरा और पीला पड़ गया था और कमजोरी के कारण उससे फीचर्स और ज्यादा दिख रहे थे। उसकी पूरी बॉडी में होते चेंजेस बहुत आसानी से दिख रहे थे और एक ही चीज थी जो कि अनचेंज थी, और वो था उसका कमजोर धड़कता दिल। वो इतना कमजोर था कि उसे सुनना बहुत मुश्किल था। हालांकि कम से कम वो धड़क तो रहा था। रियलिटी के बावजूद उसका दिल उस पर टिका हुआ था, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। तान्या आदित्य को पास से देखने के लिए नीचे झुकी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। आदित्य, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसे ही बने रहोगे और हिम्मत नहीं हारोगे। मेरी तुमसे बस यही एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूं कि तुम डटे रहो, चाहे ये सब कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। प्लीज प्लीज अपनी हिम्मत मत हारना। मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगी और इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करो। हमें इस चीज से साथ मिलकर सरवाइव करना होगा, ठीक है? तान्या का जवाब सिर्फ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से आ रही आवाज थी। वो तान्या के लिए एक प्रॉमिस की तरह था। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था और इससे पता चल रहा था कि आदित्य अपनी हिम्मत नहीं हारेगा। उसे पता था कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिटरमाइंड इंसान है और वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तान्या ने आदित्य का हाथ अपने हाथ में थामा और उसे लगा कि शायद इससे कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। तान्या वहां से जाने से पहले आधे घंटे तक वहां ऐसे ही बैठी रही। जब उसने अपना हाथ हटाया तो आदित्य का हाथ थोड़ा गर्म था और उसके हाथ अब पहले जैसे ठंडे नहीं थे। और तो और जब तान्या वहां से जाने के लिए मुड़ रही थी तो उसने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आ रही आवाज को तेज फ्रीक्वेंसी पर सुना। तान्या ने उसी वक्त उसे देखने के लिए अपना सर घुमाया, लेकिन ये कोई बड़ा चेंज नहीं था। पर तान्या को पता था कि कोई ना कोई चेंज तो जरूर आया है। डॉक्टर खुराना, तान्या ने आदित्य की बॉडी चेकअप के लिए डॉक्टर को चिल्लाते हुए बुलाया। डॉक्टर खुराना। तान्या ने आदित्य की बॉडी चेकअप के लिए डॉक्टर को चिल्लाते हुए बुलाया। डॉक्टर खुराना ने पूरी तरह अच्छे से चेकअप किया और उन्हें कुछ नहीं मिला। तब डॉक्टर खुराना ने तान्या से कहा, ये फ्रीक्वेंसी शायद बहुत छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। तान्या ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, मैं यहां इनसे मिलने रोज आया करूंगी। ये कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। आज बाद में आप मुझे अपनी रिसर्च इंफॉर्मेशन भेज दीजिएगा। मैकेनिकल हार्ट पर काम करना जल्दी से जल्दी शुरू कर दूंगी। डॉक्टर खुराना ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन आपके पास पहले से ही बहुत काम नहीं है क्या? क्या आप ये हैंडल कर लेंगी? मैं ठीक हो जाऊंगी, ये तो कुछ भी नहीं है। तान्या ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे जवाब दिया। वो सच ही बोल रही थी। उसका दिमाग हमेशा से ही पीक कंडीशन में रहा था, शायद क्योंकि उसका दिमाग बाकियों से बहुत अलग था। उसका ब्रेन फंक्शन नॉर्मली वाइब्रेंट था। बाकियों का दिमाग शायद इन सब चीजों से थक गया होता, पर उसका नहीं। जब तक वो कोई फिजिकल लेबर नहीं था तब तक वो नहीं थक सकती थी। तान्या डॉक्टर खुराना की बिल्डिंग से जाने के बाद वो ओबेरॉय फैमिली के ओल्ड मेंशन में चली गई थी। ओबेरॉय फैमिली को ज्वेलरी शोकेस में हुई सारी चीजों की न्यूज मिल चुकी थी। अब तुमने आगे क्या करने का सोचा है? राजवीर ओबेरॉय ने तान्या से पूछा। सबने जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखा। तान्या ने सॉफ्टली जवाब दिया, ओरिजिनल प्लान तो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को खत्म करके उनका गुस्सा कपूर फैमिली की तरफ करने का था, पर इस चीज के लिए अभी रुकना होगा। मिसेस ओबेरॉय ने पूछा, क्यों? तान्या ने उनकी तरफ देखा और उन्हें शांति से समझाया, क्योंकि अभी आदित्य की हेल्थ ज्यादा जरूरी है। ओबेरॉय फैमिली शॉक में थी। तान्या, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मिसेस ओबेरॉय उतावली होने लगी। लैब में जो कुछ भी हुआ था तान्या ने सब कुछ उन्हें बताया। ओबेरॉय फैमिली के हर चेहरे पर टेंशन थी। मिसेस ओबेरॉय रोने लग गई। तान्या ने शांति से कहा, डॉक्टर खुराना ने आदित्य के हार्ट फंक्शन को असिस्ट करने के लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट लगाने का सजेस्ट किया है। ये एक पेस मेकर की तरह है, पर थोड़ा मुश्किल है। मैं इस डिजाइन प्रोसेस का हिस्सा रहूंगी, इसलिए मुझे प्लान के दूसरे स्टेप पर जाने से पहले इसे खत्म करना होगा। मिसेस ओबेरॉय ने चिंता करते हुए पूछा, क्या ये सब मैकेनिकल हार्ट सच में काम का है? सबने तान्या की तरफ देखा।
थियोरेटिकली कहा जाए तो पहले ये काम करना चाहिए, लेकिन हम इसकी बेस्ट डिजाइन बनाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये काम करे। ये आदित्य की ठीक होने की स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा। फिर नरेन ने उसे बीच में ही टोकते हुए बोला और पूछा, फिर उसे जिंदगी भर इस मशीन पर निर्भर रहना पड़ेगा? तान्या ने अपना सर हिलाया। टेक्निकली ये जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये आदित्य की रिकवरी लेवल पर भी डिपेंड करेगा। मुझे लगता है कि वो खुद नहीं चाहेगा कि वो पूरी जिंदगी एक मशीन पर डिपेंडेंट रहे। ये ठीक कहा। आदित्य हमेशा से एक हेल्दी बच्चा रहा है। उसकी रिकवरी बहुत जल्द होगी और एडवांस मेडिकल साइंस के होते हुए उसकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाएगी। मिसेस ओबेरॉय खुश होते हुए इस नतीजे पर आई। अपना पूरा फोकस उसे होश में वापस में आने में मदद करने पर है। उसके बाद ही हम रिकवरी पर फोकस करेंगे। ये सुनकर ओबेरॉय दादाजी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम लगेगा तुम्हें ये डिजाइन फिनिश करने में? तान्या ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर लूंगी। तान्या मिसेस ओबेरॉय ने अचानक तान्या का हाथ पकड़ा और घुटती हुई आवाज में कहा, अब सब तुम पर डिपेंड करता है तान्या। सच में तुम्हारे बिना हम क्या कर पाते और आदित्य का क्या होता? तुमने सही कहा तान्या, अब ये तुम पर डिपेंड करता है। ये कहते हुए नरेन ने तान्या की तरफ देखा, जैसे कि अब वही उनकी उम्मीद की किरण। आदित्य की हालत देखकर तान्या ने यह डिसाइड किया कि अभी फिलहाल वो आदित्य की हेल्थ पर ध्यान देगी। पूरे ओबेरॉय परिवार की उम्मीद सिर्फ तान्या से ही बंधी थी। ओबेरॉय परिवार के मेंबर्स की उम्मीद भरी नजरों को फेस करते हुए तान्या ने उनसे वादा किया, चिंता मत कीजिए, ये हमारे लिए एक सक्सेस होगी। तान्या उनमें से नहीं थी जो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताए, इसलिए ये पहली बार था कि उसने ऐसी चीज पर प्रॉमिस किया हो जिस पर उसे भरोसा नहीं था। लेकिन वो खुद को फेल होने नहीं दे सकती थी। हालांकि इससे पहले उसे खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी से डील करना था। दूसरे दिन खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर होल्डर्स नोएडा पहुंच चुके थे। सिर्फ नंदिनी कपूर वहां नहीं पहुंची थी। ना चाहते हुए भी खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को बचाने के लिए उन्हें वहां आना पड़ा था। जब वो ओबेरॉय एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनका सबसे बड़ा सपना सच होने जा रहा था, लेकिन असलियत में वो हमेशा ही ओबेरॉय एम्पायर की मुट्ठी में रहे थे। अरे नहीं, एक औरत की मुट्ठी में। जब उन्होंने तान्या से अपनी नजरें मिलाई, इन शेयर होल्डर्स को पता था कि ये नंदिनी कपूर से भी ज्यादा भयानक है। शुरुआत में उनके दिमाग में था कि वो अपने दुश्मन की बातें नहीं मानेंगे, पर वो सब एकदम से उनके दिमाग से चला गया। तान्या बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आई। जैसे कि सब यहां पर हैं, मैं किसी भी फालतू की बातों में आपका टाइम बर्बाद नहीं करने वाली। मैं आप सबको 2 ऑप्शंस देती हूं। पहला, नंदिनी को एक ही हफ्ते में भगाने का रास्ता। इससे खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ओबेरॉय एम्पायर के अंडर में आ जाएगी। और दूसरा, आप लोग चाहो तो रेजिस्टेंस लॉन्च कर सकते हो, पर मैं गारंटी देती हूं आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज इस दुनिया से 1 महीने के अंदर अंदर गायब हो जाएगी। अब चॉइस आपके हाथों में है। मेरे सेक्रेटरी को अपना जवाब 1 घंटे में दे देना। उसके बाद तान्या ने उन्हें कुछ भी कहने का कोई मौका नहीं दिया और वहां से चली गई। वो उन्हें उनकी स्मार्ट चॉइस का आखिरी मौका दे रही थी, जिसकी कोई जगह नहीं थी। सच कहें तो वाकई में कोई चॉइस थी ही नहीं। ओबेरॉय एम्पायर और खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एक को सरवाइव करने के लिए दूसरे को मारना ही था। ओबेरॉय एम्पायर को खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की एसेट की कोई परवाह नहीं थी। वो पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी थी और अब उनके पास केन्या से कमीशन लेटर भी था, और उनके पास एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल आर्टिफिशियल लिम्ब कंपनी भी थी। कम शब्दों में कहें तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जहां हर कोई पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहां ओबेरॉय कंपनी के पास इस चीज की कमी नहीं थी। ओबेरॉय एम्पायर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के वर्कर्स को दूसरा चांस देकर पहले ही अपनी दया भावना दिखा चुके थे। अब ये सब होने से रोकना अपनी मौत को इनवाइट करने के समान था। ये शेयर होल्डर नंदिनी के कारण ही सरवाइव कर रहे थे। उसके बिना इन सब का जीना मुश्किल था। नंदिनी उन्हें पैसा कमा कर देती थी, ओबेरॉय एम्पायर भी उन्हें पैसा कमा कर देगी। बेशक वो एक अच्छी कमाने वाली कंपनी को चुनेंगे और वो ओबेरॉय एम्पायर ही थी, इसलिए इस चीज में कोई डाउट नहीं था। उन्होंने पहले ऑप्शन को चुना, नंदिनी कपूर को बाहर निकालना और अपना पूरा सपोर्ट ओबेरॉय एम्पायर को देना।
इस चीज से पूरा ओबेरॉय एम्पायर सरप्राइज था। उन्होंने सोचा नहीं था कि शेयर होल्डर्स इतनी आसानी से मान सकते थे। एक ही इंसान था जो सरप्राइज नहीं था, और वो थी तान्या। उसके लिए ये सब एक्सपेक्टेड था। एक इंसान जिसके लिए ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था वो थी नंदिनी कपूर। उसने खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपनी पूरी दिलो जान डाल दी थी और इतने सालों में इन लोगों की ग्रोथ होने में बहुत मदद की थी। लेकिन जैसे ही कंपनी डूबने लगी, सबने उसका साथ छोड़ दिया। तो अब वो कैसे शॉक, उदास और गुस्सा ना होती। हालांकि कुछ भी हो, शेयर होल्डर्स टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नंदिनी से सीईओ की पोस्ट को छोड़ने की डिमांड की। सीईओ नंदिनी, आप सिर्फ अपनी सीईओ की पोस्ट ही तो खो रही हैं। आपके पास अभी भी खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के 30% स्टॉक है, इसलिए अगर आप इस बारे में सोचें तो आपने कुछ नहीं खोया है। ये बात सही है। अगर हम सरेंडर नहीं करते तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। अगर हम ऐसा करते हैं तो कम से कम आपके पास फिर भी स्टॉक्स का पोजीशन रहेगा। सीईओ नंदिनी ओबेरॉय एम्पायर के पीछे पड़ना आपका ही डिसीजन था। अब इसके नतीजे आपको ही भुगतने पड़ेंगे। स्ट्रगल करना छोड़िए और सरेंडर कीजिए। सरेंडर? नंदिनी कपूर इन शेयर होल्डर्स पर पूरी तरह से बरस चुकी थी। वो जोर से चिल्लाई, खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज मेरी है, नंदिनी कपूर की। मैं ही इसके सारे डिसीजन लेती हूं। तुम में से किसी को भी ये करने का राइट नहीं है। ये मत भूलो कि मेरे बिना जिस पोजीशन पर तुम आज हो वो कैसे अचीव कर पाते। मेरे बिना तुम लोग कुछ भी नहीं हो। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सरेंडर करने को कहने की? शुरुआत में शेयर होल्डर फिर भी स्माइल करते हुए उसकी बात सुन रहे थे, पर फिर भी वो उनकी इंसल्ट करे जा रही थी तो उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। अब वो उसे बचाना नहीं चाहते थे। सीईओ नंदिनी, हम जानते हैं कि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज आज जो कुछ भी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका ही था, पर आप हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे भूल सकते हैं? आप चाहे कुछ भी सोचें, पर हम सबने मिलकर आपको सीईओ की पोस्ट से हटाने का डिसाइड किया है। कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग आज से आप खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की टॉप ऑपरेटर नहीं रहे। नंदिनी कपूर बिजनेस एक जंग की तरह है। आशा करता हूं कि आप इस हार को ग्रेसफुली हैंडल करेंगी और बाद में और ताकतवर होकर आएंगी। एक शेयर होल्डर ने उसे यह कहकर कंसोल किया। नंदिनी मन ही मन सोच रही थी, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बर्ताव करने की? इनको इस चीज की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नंदिनी दांत कसते हुए बोली, अगर तुमसे ओबेरॉय एम्पायर के तलवे चाटने का इंतजार नहीं किया जा रहा तो जाओ, देखते हैं अंत में कौन जीतता है। वो मुड़ी और अपने गुस्से भरी आंखों से वहां से चली गई। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उम्मीद से पहले ही सरेंडर कर दिया था। इसने पूरे बिजनेस वर्ल्ड को शॉक कर दिया। 1 महीने पहले इस पूरे बाइंग आउट कॉन्टेस्ट के दौरान खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज फाइनल विनर साबित हुई थी। हर किसी को लगा था कि ओबेरॉय एम्पायर अब खत्म होने वाला था, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि 1 ही महीने में चीजें ऐसे बदल जाएंगी और ओबेरॉय एम्पायर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक ही रात में खत्म कर देगा। ये खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ही थी। ओबेरॉय एम्पायर ने सब कैसे मैनेज किया? इतनी बड़ी कंपनी खत्म कर दी गई बिना किसी वार्निंग के। इतनी ज्यादा कंपटीशन की दुनिया में ओबेरॉय एम्पायर ही सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे बड़ी कंपनी थी। बिना कोई चांस दिए खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज खत्म कर दी गई थी। कंक्लूजन ये था कि ओबेरॉय एम्पायर अब सबसे ज्यादा भयानक थी। ये बिजनेस जायंट्स की बैटल्स एक लेजेंड बन चुकी थी और बिजनेस वर्ल्ड में तान्या की पोजीशन एक भगवान के समान हो गई थी। नंदिनी कपूर, जिसने ये जंग शुरू की थी, जो अब हार चुकी थी, वो अब एक मजाक बनकर रह गई थी। हालांकि नंदिनी ने हार नहीं मानी थी। स्टॉक्स का इस्तेमाल करके उसने अपने साथ साथ खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को नीचा दिखाने की कोशिश की ताकि किसी के पास कुछ न रह जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पहले ही अपने आप को ओबेरॉय एम्पायर के हाथों सौंप दिया था और कोई भी शेयर होल्डर उसकी बातों में नहीं आ सकता था। इसलिए वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को थोड़ी मुश्किल पहुंचा सकती थी, पर क्या इससे ओबेरॉय एम्पायर को कुछ फर्क पड़ता? अगर जरूरत पड़ी तो वो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज पर गिव अप करते थे। इसलिए उन्हें इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उसे क्या होगा। थोड़े ज्यादा टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद वो अचानक गायब हो गई थी। किसी ने दोबारा उसके बारे में कुछ सुना नहीं था। ओबेरॉय एम्पायर ने तुरंत खुद को नई इंडस्ट्री से फैमिलियर कर लिया था
और सब वापस नॉर्मल हो गया। और तो और वो अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। ओबेरॉय एम्पायर के गेट से गुजरते लोग ना चाहते हुए भी अपनी नजर उठाकर बिल्डिंग की ओर देखते थे और उसकी तारीफ करते थे। एक पावरफुल राज्य की तरह अब भी वो सम्मान के साथ खड़े थे। जब कभी लोग ओबेरॉय एम्पायर के बारे में बातें करते, वो इस लेजेंडरी वुमन के बारे में भी बात करते और खास तौर से इस ओबेरॉय एम्पायर के वर्कर्स की तरह करते। उन्होंने खुद को पूरी तरीके से तान्या की अथॉरिटी पर सौंप दिया और वो सबसे ज्यादा तारीफ पाने वाले लोगों में से एक बन चुकी थी। उनमें दूसरे आदित्य ओबेरॉय थे। जैसा उनकी किस्मत थी, अब वो एक कपल थे। आपने खाली टाइम में वर्कर्स इस क्यूरियस कपल के बारे में ही गॉसिप करते रहते थे। हर कोई उनके लिए खुश था। तान्या को इन सब के बारे में नहीं पता था और उसे जानना भी नहीं था। बाकी लोग उसके बिजनेस को लेकर गॉसिप कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से मैकेनिकल हार्ट की रिसर्च पर फोकस थी। मेडिकल लैब में डॉक्टर खुराना तान्या के साथ अपना पूरा दिन कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी पढ़ने में निकालते थे। तभी डॉक्टर खुराना ने तान्या से कहा, ये एक स्ट्रक्चर की जनरल थ्योरी है। ये थ्योरी कई बार प्रूव होने के बावजूद भी एक थ्योरेटिकल लेवल पर ही पड़ी रहती है। जैसे कि तुम देख सकती हो, मैकेनिकल हार्ट ह्यूमन हार्ट के पास ही इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन ये भारी बहुत हो जाएगा और इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा फ्रेगाइल ऑर्गन हार्ट ही तो है। ये इसका वेट सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हमारे पास फिनिश्ड डिजाइन हो भी, तभी एक दूसरी प्रॉब्लम होगी कि हम इसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं या कर सकते हैं भी कि नहीं। तान्या ने डिजाइन की तरफ देखा और कहा, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमें एक ऐसा डिजाइन चाहिए जिसका वजन कम हो और कम से कम इतना हल्का हो कि वो ह्यूमन हार्ट पर ज्यादा प्रेशर न डाल पाए। डॉक्टर खुराना ने अपना सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, हालांकि इसका अंदर का स्ट्रक्चर लाइट वेट मैकेनिज्म बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले कई सालों में मैंने बहुत से लोगों को अलग अलग आविष्कार करते देखा है। बेशक टेक्निक एक बड़ा इश्यू है, पर कोई भी इतने कम टाइम में इतना कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बना सकता। इसको बनाने का सामान भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सुलझा सके तो हमारी कामयाबी पक्की है। मैं टेक्निक्स के मामले में अपनी पूरी कोशिश करूंगी और लोगों को मटेरियल ढूंढने के लिए भी भेज दूंगी। इस बीच आप बस ये देख लेना कि आदित्य की बॉडी सेफ रहे, तान्या ने डॉक्टर खुराना से कहा। तब डॉक्टर खुराना ने उससे वादा करते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैंने वापस अब कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू। डॉक्टर खुराना हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वो मेरे भी दोस्त हैं और एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें बचाना मेरी ड्यूटी है। तान्या सोचने लगी, शायद आदित्य के ठीक होने के बाद ये दोनों अपना आपस का झगड़ा खत्म कर दें और वापस दोस्त बन जाएं। तान्या बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां से ओबेरॉय फैमिली की लैब में चली गई थी और असल में ये लैब लंबे समय से उसकी देख रेख में बदल गई थी। जब से उसने आर्टिफिशियल लिम्ब बनाई थी, तब से ओबेरॉय फैमिली ने ये लैब उसे ही सौंप दी थी। और फिर अगर ओनर खुद उस लैब को यूज करना चाहे तो कौन उसे रोकने की हिम्मत कर सकता था। मिस आहूजा, आज आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या कुछ चल रहा है? जैसे ही सुमित को तान्या के आने का पता चला, वो तुरंत उससे मिलने के लिए वहां आ गया। आरवी के जाने के बाद सुमित ही लैब के सारे काम संभालता था। तान्या ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए उससे कहा, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट की गई रिसर्चेस को इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। मैं 10 मिनट में मीटिंग शुरू कर दूंगी। ठीक है। बिना कुछ सवाल किए सुमित वहां से चला गया। लैब में तान्या से सवाल करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। सबको उसकी काबिलियत पर पूरा विश्वास था। 10 मिनट होने से पहले ही मीटिंग रूम पूरा भर चुका था।